अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, आज हमने मौजू बनाया है अपने प्रोग्राम का वो वाक़या जो कि मानसेरा के एक मदरसे में पेश आया और मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, और अब तक जो पुलिस की तहकीकात हमारे सामने आई है कि एक इलाका जो कि थाना फुलना की हदूद में है और ठाकर मेहरा इसका नाम है, और यहाँ पर एक मदरसा था, मदरसा तालीमुल कुरान। यहाँ पर एक जो मदरसे का मुअल्लिम था उसने एक बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की, जो कि ख़बरों में आया, और ख़बरों में उस वक्त आया जब बच्चा बहुत ही ख़तरनाक मेडिकल सिचुएशन में मेडिकल कम्प्लेक्स एबटाबाद लाया गया, और वहाँ पर पता चला कि बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। 8 साला याऊस इस मदरसे में पिछले कुछ माह से ज़ेरे तालीम था। हम जब यहाँ आए तो हमें मुख्तलिफ कहानियाँ जो है वो सुनाई गई हैं। कोई इसे आम तशद्दुद का वाक़या कह रहा है, कोई कह रहा है कि मुख्तलिफ बच्चों के दरमियान लड़ाइयाँ हुई जो कि एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गई। लेकिन जो बच्चे की हालत है और मेडिकल रिपोर्ट है वो वाज़े तौर पर बता रही है कि बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, और जिनसी ज़्यादती का जो इल्ज़ाम है, जो बच्चे का अपना बयान है, उसके मुताबिक वो मदरसे का जो मुअल्लिम है यानी कि मौलवी शमसुद्दीन उस पर लगाया गया है। अब बात यह है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि इस तरह बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात या ज़्यादती का वाक़या पेश आया हो। अगर हम 2019 का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का ही डेटा उठा कर देखें तो हमारे पास तकरीबन 276 केसेस ऐसे सामने आते हैं कि जिसमें बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। इसमें तकरीबन 390 कुल मुल्ज़मान जो है इन 276 वाक़यात में मुलव्वस पाए गए, जिनमें 356 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 30 के करीब जो केसेस हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर हम जिनसी ज़्यादती के वाक़यात को ब्रेकअप में जाकर देखें तो तकरीबन जो बच्चियां हैं वो 30 से 40 बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई, और बाकी जो थे वो तकरीबन बच्चे या लड़के बताए जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में न सिर्फ ये कि उस मदरसे का भी आपको विज़िट करवाएं, वहाँ पे जाएं जहाँ पर कि ये वाक़या हुआ, वहाँ अहले इलाका से भी बात करें, साथ ही साथ जो इस सारे केस को देख रहे हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन आरिफ जावेद साहब, उनसे भी हम बात करेंगे कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, और साथ ही साथ हम इसके बाद जाएंगे एबटाबाद। वहाँ पर एबटाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में वो बच्चा ज़ेरे इलाज है। अगरचे ये पाबंदी लगाई गई है कि बच्चे का इंटरव्यू नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल हम बच्चे के वालिदैन या बच्चे के जो रिश्तेदार या वहाँ पे जितने भी केयर टेकर हैं या उसके इलाके के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हम मानसेरा में मौजूद हैं और हमारे साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन आरिफ जावेद साहब मौजूद हैं जो कि इस सारे केस की तहकीक कर रहे हैं। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये बच्चा कहाँ से था? अगरचे थोड़ी बहुत मालूमात नाजरीन को है, लेकिन ये बच्चा कहाँ से था, यहाँ कहाँ पढ़ रहा था, ये मदरसा क्या था, ये सारी चीज़ें जो है इनका जवाब बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा हमें बताइए। शुक्रिया मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मीडिया का कि इंतहाई इस अहम इशू पे इन्होंने अपना फोकस भी किया है। मैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करूँगा। एक तो ये 26 तारीख को रात को इस इंसिडेंट की अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में रिपोर्ट हुई 26 दिसंबर को। जो ही इस वाक़े की रिपोर्ट हुई तो इसकी हसास नौइयत के पेश नज़र हमारे डीआईजी साहब हज़ारा जनाब डॉक्टर मज़ल-हक साहब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसेरा सादक हुसैन बलोच साहब ने मेरी सुपरविजन में एक खुसूसी
तफ्तीशी टीम तश्कील दी जिसने इस इंतहाई हसास नौइयत के मसले की तफ्तीश शुरू करते हुए बच्चे का मुतासरा बच्चे का डॉक्टर से मेडिकल चेकअप कराया और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे से जिनसी ज़्यादती की तस्दीक हुई है। बच्चे के चचा ने, क्योंकि बच्चे की पोजीशन बड़ी क्रिटिकल थी, वो 8 साल का एक बच्चा है या उस कोहिस्तान पालिस के दूर अफ्तादा गांव से इनका ताल्लुक़ है और ये एक मौलवी सैफुर रहमान साहब थे, इन्हीं के गांव के। वो इन बच्चों को 10-12 बच्चों को इस मदरसा में ठाकर मेहरा, ये पड़न्ना के पास है, थाना पुरडा का एरिया है, इन तमाम बच्चों को ये लाए थे इसी मदरसा में और ये बच्चे वहाँ पे रह रहे थे। तो बच्चे की हालत स्टिल क्रिटिकल है, वो बयान देने के काबिल नहीं है। जो उसको होश में आया दरमियान में, तो उसने अपने चचा को सारी स्टोरी बताई कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसके बाद से ये तफ्तीश शुरू है। इसमें अफसोसनाक बात ये है कि इस वाक़या को 26 तारीख से ये पहले का वाक़या है और मदरसे की इंतज़ामिया ने, मदरसे की मैनेजमेंट ने इस वाक़या को छुपाने की पूरी कोशिश की है। वो बच्चे को अपने तौर पे ट्रीटमेंट करते रहे, बच्चे की काफ़ी कोशिश की कि मामला दबाया जाए, लेकिन बच्चा जब ज़्यादा बीमार हुआ तो मदरसे के एक कारी साहब ने बच्चे के चचा को इतला दी, तो ये बच्चे को कॉम्प्लेक्स एबटाबाद ले गए और इस तरह ये मामला जिन्होंने जो दबाया हुआ था 5-6 दिन से, तो ये इस तरह ये मामला सामने आ गया। मुकदमे की तफ्तीश बड़ी टेक्निकली हो रही है। इसमें 3 मुल्ज़मान, मेन मुल्ज़म शमसुद्दीन के अलावा 2 और मुल्ज़म भी, वो भी हमने अरेस्ट किए हुए हैं। शमसुद्दीन मुल्ज़म हमारी कस्टडी में है, इंटरोगेशन हो रही है। इंशाअल्लाह मुल्ज़म समेत बाकी जितने भी लोग हैं, सस्पेक्ट्स हैं, इनके DNA कराए जा रहे हैं और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक DNA के रिज़ल्ट आने के बाद इंशाअल्लाह इस मुकदमे की ख़त्मी शक्ल सामने आएगी। DNA के रिजल्ट कब तक आ जाएंगे? होपफुली हफ्ता 10 दिन में इंशाअल्लाह DNA के रिज़ल्ट्स हमारे पास होंगे। क्या पहले कभी इस तरह का कोई वाक़या सुनने में, कोई बाज़गाश्त, कोई इस तरह की चीज़ें आपके नॉलेज में आई, क्योंकि आप तो बरसों से यहाँ पे हैं? नहीं, इस किस्म की कोई इंसिडेंट पहले रिपोर्ट नहीं हुआ, पुलिस को इस किस्म का कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, और ये जो शमसुद्दीन साहब हैं, ये एक सरकारी स्कूल में मुलाजमत भी करते हैं, मतलब सरकारी मुलाजिम भी है, टीचर हैं। इनके बारे में आपने यकीनन अब तक इन्वेस्टिगेशन की होगी, स्कूल में इनका रिकॉर्ड कैसा है? स्कूल में तो मैडम कोई चीज़ हमें इनके कैरेक्टर के मतलब अभी तक कोई ऐसी बात पता नहीं चली। अलबत्ता जो बच्चे, मदरसे के जो बच्चे हैं, वो इस मुल्ज़म जो मेन मुल्ज़म है इससे बहुत सहमे हुए और डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा इससे। अच्छा, आपने तकरीबन सारे बच्चों को इंटरव्यू किया? सबको तो नहीं कर सके, क्योंकि यूँ मदरसा जो ही सील हुआ था, ये बच्चे कोई दूर दराज के थे, इधर उधर चले गए थे, तो उनमें से कुछ बच्चे हमने इंटरव्यू किए हैं। तो उनकी बातों से चलता है, बातों से मुझे महसूस हुआ है कि ये बड़ा कोई जालिम किस्म का मदरसे का उस्ताद लगता है, क्योंकि बच्चे बात करने से भी बहुत घबराते हैं, इसका नाम सुनने से भी डरे हुए, सहमे हुए। आप क्या समझते हैं, बच्चों को आपने जब इन्वेस्टिगेट किया या उनसे बात की, ज़ाहिर है एक तो बच्चे मासूम बहुत ज़्यादा होते हैं, उम्रें बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्रेशन से कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि इस तरह के मामलात जो हैं, ये जो बच्चे जब आपने इन्वेस्टिगेट किए, उनमें से भी किसी के साथ हुआ हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अपने बच्चे हम मदरसों में या जहाँ पे रिहायशी सहूलतें हैं, कम उम्र बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो इसमें पेरेंट्स की भी और उसके अजीज़ों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे का आके ख्याल करें, पूछें, कम से कम हफ्ता 10 दिनों में बच्चे की खैरियत का पूछें कि बच्चा किस माहौल में रह रहा है, पढ़ रहा है। और मेरी ये भी पेरेंट्स से गुजारिश होगी
किसी भी रिहायशी सहूलत वाली जगह मदरसा हो या कोई प्राइवेट स्कूल हो तो बच्चों को वहाँ पे छोड़ने से पहले थोड़ी सी तसल्ली और तस्दीक भी कर लिया करें। जाएगी। आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे जो एफिशिएंट और काबिल पुलिस ऑफिसर हैं वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो यकीनन बड़े मुस्बत नताइज हमारे सामने आएंगे और मुलजिम को सज़ा भी मिलेगी अगर उसका जुर्म साबित हो जाता है, जो कि यकीनन नज़र भी आ रहा है, और उस बच्चे को और उसके पेरेंट्स को इंसाफ भी मिलेगा। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना जो मामलात थे, कहानी के पीछे के जो हकायक थे वो हमने आपके सामने रखे हैं। अब हम जाएंगे उस मकाम पर पुलड़ा थारंग की हदूद में जो मदरसा है तालीमुल कुरान, वहाँ हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे। अगरचे पुलिस ने उसको सील कर दिया है और वो जो बच्चे वहाँ पर ज़ेर तालीम थे उनको भी अपने घरों में भेज दिया गया है, लेकिन बहरहाल हम वहाँ पे जाएंगे, कोशिश करेंगे कि अगर अहले इलाका से भी हमारी कुछ बातचीत हो जाए और आपको दिखाएंगे कि ये मदरसा असल में था क्या। लेकिन जो एक बड़ी तकलीफ़ दह बात है वो ये है कि इतने अरसे से एक गैर रजिस्टर मदरसा चल रहा है और हमारे जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं या हुकूमतें हैं या जो भी हैं वो सारे उन्होंने जो इससे रिलेटेड है, जिनका फ़र्ज़ है कि इन चीज़ों को देखना है, वो आंखें मूंदे हुए थे। हालांकि अभी बार बार कहा जा रहा है कि मदरसों की रजिस्ट्रेशन हो रही है और ये काफ़ी साल से ये बात चल रही है। बहरहाल देखते हैं, हम आपको लिए चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर कि ये मदरसा था। हमारे साथ रहिएगा। समझते हैं कि अब तक की सूरत हाल क्या है और ये बच्चा आपके पास किस हालत में लाया गया? थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग हियर। चूँकि बच्चा मेरे में आया था, मैं इवनिंग शिफ्ट का इंचार्ज जो डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज हूँ और जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर था बच्चों के वार्ड का, उसने मुझे कॉल की कि इस तरह हमारे पास एक बच्चा आया हुआ है। उस बच्चे को जब हमने मुआयने किया तो हमें पता चला कि इस बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद भी हुआ है और साथ साथ जिस्मानी तशद्दुद भी हुआ। चूँकि मामले के सेंसिटिविटी को देख के मैं ख़ुद वहाँ चला गया। मैंने पर्सनली इस बच्चे का मुआयने किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके साथ जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ उसके साथ जिनसी तशद्दुद भी हुआ है। स्टार्ट में बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बल्कि ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सर्वाइव भी कर पाएगा, इसलिए कि नाक से खून, बड़े पेशाब की जगह से खून, छोटे पेशाब में खून। जब इसके सर के ऊपर मैंने हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ इसकी खोपड़ी के अंदर चला जाएगा, कि इनका अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड था, चमड़ी के नीचे, इसको मेडिकल टर्म में हेमाटोमा कहते हैं, दोनों साइड पे था। टांग के ऊपर तशद्दुद, पेट के ऊपर तशद्दुद, उसके चेहरे के ऊपर निशानात थे। अंदरूनी जब मुआयना हुआ तो अंदरूनी मुआयने से भी पता चला कि उसके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ और मुतअद्दिद बार हुआ है, एक दफ़ा नहीं हुआ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अटेम्प्ट एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ है? मल्टीपल अटैम्प्ट्स है। मल्टीपल अटैम्प्ट्स 10 भी हो सकती है और मल्टीपल अटैम्प्ट्स 20 भी हो सकती है, और मतलब कि एग्जैक्ट नंबर का तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन एक दफ़ा नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम्स है। मल्टीपल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि मुझे ये एक बयान सुनने को मिला कि बच्चे का भाई 10 दिन पहले उससे मिल कर आया है, ठीक है, उस वक्त सब हालात ठीक थे। विदिन 10 डेज़ ये वाक़या हो जाता है और आप कह रहे हो मल्टीपल अटैम्प्ट्स हैं। मेडिकल साइंस क्या ये बता सकती है कि ये कितने दिनों में हुआ है? ये चीज़ें कुछ वाज़े हो रही हैं? एग्जैक्ट तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि विद इन 3-4 डेज़ का मामला है, 3-4 दिन के अंदर अंदर का, इसलिए कि जो ज़ख़म थे वो ताज़ा थे, तो ज़ख़म फ्रेश होने का मतलब ये है कि ये विद इन 3-4 डेज़ का जो है ना, ये मुसलसल 3-4 डेज़ से ये मामलात होते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल भी मुझे जो ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे घर वालों से, तो वो ये बता रहे थे कि ये जो बच्चा है इसे नशे में भी रखा गया है। मतलब इस तरह के जिनसी तशद्दुद करने के बाद चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने इसको कुछ मेडिसन भी देते रहे। वो बच्चा कह रहा है कि गोलियां वगैरह कोई मुझे देते थे जिससे मुझे लंबी नींद आ जाती थी। ऐसे कोई चीज़ आपको तहकीक से मिली? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, ये एक काम ज़रूर हुआ है कि
جنسی تشدد کے بعد اس کے اوپر جسمانی تشدد ہوا ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جسمانی تشدد کی وجہ یہ تھی کہ اس کیس سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سیکشول اسالٹ سے فزیکل اسالٹ کی طرف چیز کو لے کے جانے کے لیے اس بچی کو تشدد ہوا. ظاہری طور پہ اتنے چھوٹے بچے کے اوپر تشدد کی کوئی مجھے وجہ نظر نہیں آ رہی. جو مجھے ایک وجہ نظر آ رہی ہے چونکہ اس کے ساتھ سیکشول اسالٹ ہوا ہے، جنسی تشدد ہوا ہے، تو اس معاملے کو دوسرا رخ دینے کے لیے اس کے اوپر جسمانی تشدد ہوا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میڈیسن کا اس کے اوپر افیکٹ تھا. ہاں ایک بات ضرور تھی کہ بچہ ایکسٹریم درجے تک بچہ ڈرا ہوا تھا، وہ کسی بھی پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ ہسٹری دے سکے، چونکہ اس کی کنڈیشن بھی بہت کرٹیکل کنڈیشن تھی. میں نے خود اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی ماں سے سوائے درد کے کمپلین کے علاوہ وہ کچھ اور بول نہیں پا رہا تھا. پھر ڈی این اے جو ہے وہ وضاحت کرے گا کہ اصل میں کس نے یہ کام کیا. میڈم اس کے ساتھ یہ تقریباً 2 days پہلے پولیس والے میرے پاس 2 چیزیں لے کے آئے تھے جو سرکمسٹینشیل ایویڈنس تھے. ایک اس بچے کے کپڑے تھے، اسپیشلی جو شلوار تھا، شلوار کے اوپر کچھ اسپاٹس تھے، اس کو سیل کر کے، اور اس کے ساتھ 2 ہمیں بال ملے ہیں. اس کو پھر میں نے سیل کر کے شلوار کو بھی اور بالوں کو بھی سیل کر کے ڈی این اے کنفرمیشن کے لیے، ڈٹرمنیشن کے لیے ہم نے پولیس کو میں نے ہینڈ اوور کیا. سو جو ایگزیکٹ ڈٹرمنیشن ہے اس کے ایگزیکٹ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ پھر پاسبل ہوگی ان بالوں کی اور ان اسپاٹس کے ڈی این اے انویسٹیگیشن اس کے بعد کنفرمیشن کے بعد. اچھا، آخری سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ اب بچے کی حالت کیسے ہے؟ بہت بہتر ہے، بلکہ ویری سون وی ول ڈسچارج دا پیشنٹ، الحمدللہ مچ بیٹر. بہت شکریہ ڈاکٹر منان صاحب، آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر دی. یاؤز کے کیس پر بات ہو رہی ہے اور جو ایک میڈیکل کا نقطہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیگل ایڈ جب میڈیکلی پروف ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہاں واقعی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر اس کو ظاہر ہے کورٹ میں آپ کو لیگلی بھی پروف کرنا پڑتا ہے. اور لیگل ایڈ کے لیے یا اس کو لیگل ایڈ دینے کے لیے اس کی فیملی کو کی مدد کرنے کے لیے جو شخصیت سامنے آئی ہیں وہ شبنم نواز صاحبہ ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ایبٹ آباد میں رہتی ہیں، اور یوں سمجھے کہ سماجی کارکن بھی ہیں. اور ایسے وقت میں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی پریشر بھی ہے اور جرگوں کی بھی بات ہو رہی ہے فیملی کے ساتھ کہ آپ خاموش ہو جائیں، اور آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کیس کو کوئی اور رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو مفت لیگل ایڈ دے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، آپ پیچھے نہ ہٹیں. شبنم، کیسا سمجھتی ہیں اس وقت صورتحال کتنی جو ہے آپ کو مشکل لگ رہی ہے یا اس کے کیس کے حوالے سے؟ فرزانہ، میں سمجھتی ہوں کہ صورتحال کافی مشکل ہے. لیونگ ان کے پی کے آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ لاس تو سارے کے سارے موجود ہیں اور کورٹس بھی موجود ہیں، ہم وکلا بھی موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ یہ جرگے آ جاتے ہیں اور جہاں پہ ان میں پریشر جس طریقے کا بلڈ کیا جاتا ہے، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کسی معصوم کو درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے آپ اس کے لیے ایک راستہ کھول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سلسلہ یہ ہے کہ چونکہ میڈیکل رپورٹ جو ہے اس کے جو سویبز لیے گئے ہیں اور وہ پازیٹیو آ گئی ہے، لیکن اس کے بعد پھر میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ آپ کراس سیمن میچنگ کیوں نہیں کر رہے. آپ ڈی این اے ٹیسٹ، آپ نے جو ایکیوزڈ ہے، کچھ دیر کی بات ہے، آپ اس ایکیوزڈ کا بلڈ ٹیسٹ کریں، آپ کے پاس سویبس موجود ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں میچ کر کے آپ دیکھ رہے کہ ایک میں نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کہہ رہا ہے کہ وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ہفتہ 8 دن لگیں گے. بالکل لگیں گے، لیکن 8 دن گزرنے کے بعد آپ کر رہے ہیں.
آپ پھر راستے بیچ میں لیکوناز چھوڑ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جس وقت وہ سویبز لیے تھے, کیونکہ پیرنٹس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, دا ڈاکٹرز ٹولڈ دیم کہ ان کے ساتھ جس طرح سے جب انہوں نے چیک کیا, اور ملٹیپل ٹائمز, ایک دفعہ بھی نہیں, اور ان کے ساتھ 3 لوگ اور بھی تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب لیکوناز چھوڑتے ہیں تو آپ انہی لوگوں کو بچا رہے ہوتے ہیں, انہی کو بچانے کے لیے آپ یہ سارے لیکوناز چھوڑ رہے ہوتے ہیں, جو ہم جیسے لائرز جو ہیں, ناٹ می, لیکن ہم جیسے جو لائرز ہیں وہ ان کا فائدہ اٹھا کے اس کو بری کر کے, مطلب اس کو ضمانت ہو جاتی ہے, وہ بری ہو جاتا ہے. تبھی تو ہمارے معاشرے میں آپ اگر دیکھیں تو یہ چیز از آن دا رائز, کتنی بڑھ چکی ہے. ابھی ہر تیسرے دن بلکہ دوسرے دن ہم جو کیس سن رہے ہیں وہ اسی درندگی کا ہے. ایسی صورت میں کہ جب ڈی این اے کا بھی مسئلہ آپ بتا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے, آپ کے پاس میڈیکلی پروف ہے کہ بچے کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے, لیکن کس نے کی ہے یہ اس وقت بہت بڑا سوال نشان ہے. اب بچے کا جو اپنا بیان ہے کہ ہاں میرے ساتھ اس مولوی صاحب نے کی ہے, وہ کتنا اسٹرانگ اس کو ان پٹ دے سکتا ہے. اس نے قاری صاحب کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اب اس کو بچانے کے لیے اگر آپ دائیں بائیں کسی قسم کی کوئی چیزیں کر رہے ہیں تو وہ نہایت غلط ہے, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ کوئی اور تھا, اور آپ کو پتہ ہے جس کی بات کر رہے ہیں اسی مدرسے میں وہ ایک اور بچہ ہے جو کہ اس کا نام بھی شمس الدین ہے. وہ بچہ 8 سال کا ہے. فار گاڈ سیک, 8 سال کا بچہ, the report is positive. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ 8 سال کا بچہ زیادتی کر سکتا ہے اس کے ساتھ, ملٹیپل ٹائمز کر سکتا ہے. آپ بجائے اس کے, جو لوگ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس قاری صاحب کو, بجائے اس کے کہ آپ اسے خود سزا دیں, اپنے مدارس کو بچائیں اس طرح کی خبروں سے کہ لوگ جو ہیں آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنا بند کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو خود سزا دیں تاکہ باقی لوگ دیکھیں اور ان کو سمجھ آئے کہ آئندہ کے بعد آپ نے اس طرح کے درندے جو ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. آپ انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جو وکلا برادری ہے اس کے اوپر بھی کوئی پریشر ہے؟ جی بہت زیادہ. میرے سے پہلے 2 وکلا, میں اب ان کے نام نہیں لوں گی, ان کو اس کیس میں اپروچ کیا اس بچے کے پیرنٹس مینس فادر اور چچا نے, اور ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی ان لوگوں کی طرف سے کہ ان لوگوں نے اپنے سیل فونز آف کر دیے اور وہ غائب ہو گئے. انہوں نے ان کے فونز اٹھانے چھوڑ دیے. اور میں ہیڈس آف کرتی ہوں جی مانسیرا بار کے پریزیڈنٹ عامر صاحب کو, عامر خان کے ساتھ وقار خان, شاد محمد خان اور مصطفیٰ خان صاحب, انہوں نے مل کے ایک ٹیم بنائی ہے, کمیٹی بنائی ہے. یہ لوگ مفت اس کا کیس کریں گے, ساتھ میں ندیم اور میں جو ہے وہ موسٹ سرٹنلی ان کو اسسٹ کر رہے ہوں گے, اور ہم نے مفت ان کا یہ کیس کرنا ہے انشاءاللہ. اور مانسیرا بار نے تو یہاں تک اعلان کر دیا ہے کہ ایکیوزڈ کی طرف سے کوئی بھی وکیل جو ہے وہ پیش نہیں ہوگا. یہ ان کا غم و غصہ جو انہوں نے اپنا شیئر کیا ہے, یہ اس کا ایک انداز ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے میں سے کوئی بھی ایکیوزڈ کی طرف سے, کیونکہ وہ ایک درندہ ہے ہماری نظر میں, اور جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ بے گناہ ہے, ہم اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں رکھتے. بہت شکریہ شبنم صاحبہ. آپ نے دیکھا کہ جہاں ایک طرف ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ڈی آئی جی مظہر الحق کاکا خیل جو ہے وہ بچے کی ٹریٹمنٹ اور میڈیکل کی جو ساری فیسلٹیز ہیں ان میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں یا مدد کر رہے ہیں, وہاں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہونے کے باوجود, جو عام طور پر ہم خواتین پر یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ جلدی ڈر جاتی ہیں, خوفزدہ ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جاتی ہے, 2 خواتین آپ کے سامنے بیٹھی ہیں اور وہ اس بچے کی آواز آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں, اور شبنم اس آواز کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے اس کو لیگل ایڈ بھی دے رہی ہے. 2019 کا سال خیبر پختونخوا کے بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ کرٹیکل سال ثابت ہوا ہے, اور اس میں بچوں پر کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے جو کیسز تھے وہ تقریباً 2018 سے ڈبل ہو کر سامنے آئے ہیں. اگرچہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت سارے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں بھی ہوئے, اور خصوصاً جب یاؤس کے کیس کی بات کرتے ہیں تو مختلف ذرائع سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پریشر بھی
इन पर फैमिली पर आ रहा है और केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, केस को कोई दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आमतौर पर होता है। और जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि केस रिपोर्ट नहीं होते, जब रिपोर्ट होते हैं तो फिर वो कहीं इधर उधर हो जाते हैं और वो जो मुजरिम या मुलजिम कहे वो बच जाता है। तो क्या अब की बार फैमिली क्या चाह रही है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ याऊस की फैमिली मौजूद है। यूनुस, अब्दुल सत्तार और कुछ और रिश्तेदार भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले यूनुस भाई, हम आपसे बात करेंगे कि जब आपको पता चला, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो मदरसा है इसमें क्या सिर्फ याऊस ही पढ़ता था आपके ख़ानदान से या कुछ और बच्चे भी ज़ेर तालीम थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इस मदरसे में हमारे इलाके के 6 लड़के और पढ़ते थे और इस मदरसे का जो मुदर्रिस था वो हमारे इलाके का ही है। उसके यहाँ बच्चा अमानत भी था और पढ़ाने वाला भी वही था। तो इसके बाद ये वाक़या पेश है, और भी थे तो बच्चे। पढ़ाने वाला वो था, तो फिर ये शमसुद्दीन कौन है? ये शमसुद्दीन, जो कारी शमसुद्दीन मुलजिम इस वक्त जो कस्टडी में है, वो शमसुद्दीन मोहतमिम शुजा साहब के भाई हैं। और उस वक्त सैफ रहमान, उनके दादा बीमार थे, एबटाबाद कम्प्लेक्स में एडमिट थे, तो इस हवाले से वो इधर आ चुके थे। तो 1 हफ्ता वो गैर हाजिर रहे, तो उसकी जगह में वो कारी जो शमसुद्दीन है मुलजिम, वो पढ़ा रहे थे। अच्छा, इससे पहले शमसुद्दीन जो है इस मदरसे में क्या नहीं पढ़ाता था? इससे पहले शमसुद्दीन, ये मदरसा ही इनका है कि कोई उस्ताद गैर हाजिर हो या मदरसे की देखभाल वही करते हैं जी। अच्छा जी। तो आपको कैसे पता चला और कब पता चला कि ये जो जिनसी तशद्दुद का मामला है याऊस के साथ, ये आप क्यों इतने श्योर हैं कि ये इसी कारी शमसुद्दीन जो मुदर्रिस था उसने ही किया है? ये सबसे पहली बात तो ये है, ये कारी सैफ रहमान जो है, उन्होंने फ़ोन किया है उस बच्चे के ताया को, अली गौहर को फ़ोन करके ये कहा कि बच्चा गिर चुका है, बच्चा गिरा एक जगह से फिसल कर, तो आप आ जाए। तो अली गौहर जो था हमारे बड़े भाई, वो तो उस वक़्त हॉस्पिटल में उसकी बेटी बीमार थी, तो उस हवाले से वो हॉस्पिटल में थे। उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी कम्प्लेक्स में हूँ, तो आप यहाँ आ जाए। तो जब इधर हॉस्पिटल में आए तो हमें तो उस वक़्त पता नहीं था, उनके ताए को भी पता नहीं था कि क्या हुआ है उनके साथ। तो उस वक़्त तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई इस पर तो तशद्दुद हो चुका है। तो फिर डॉक्टरों ने मज़ीद तहक़ीक़ की और इब्तदाई फर्स्ट एड में उन्होंने कहा कि और जिनसी तशद्दुद हुआ है? जी, जिनसी दूसरा तशद्दुद भी हुआ है, जिस्मानी भी और जिनसी हुआ है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिनसी तशद्दुद भी हुआ है। तो उस वक़्त बच्चे की हालत बिल्कुल नेम बेहोशी में थे वो बच्चे, तो बचा। तो उस वक़्त उसके ताया ने उनसे बड़ी मुश्किल से ये बात उनसे उगलवाई कि उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ बेटा क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ है पहले जिनसी ज़्यादती की है, और उसके बाद उन्होंने मुझे इस बात को छुपाने के लिए और बच्चों को भी मारा पीटा है और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस्मानी तशद्दुद का। अच्छा जी। तो ये वाक़या जब हुआ तो उसके कितने दिन बाद आप लोगों को पता चला? ये वाक़ा हुआ है उस दिन 23 तारीख को हमें पता चला। उससे पहले बच्चा पढ़ा रहा उधर मदरसे में, तो हमें तो उसी दिन पता चला। थोड़ा सा सत्तार को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, आप थोड़ा सा इधर आ जाए। सत्तार, आपने इन्होंने बताया यूनुस भाई ने कि 6 और बच्चे भी ज़ेर तालीम थे यहाँ पर, तो आप कितने अरसे पहले याऊस और वो 6 बच्चे जो है यहाँ पर आपने दाखिल करवाए? तकरीबन 4 माह पहले हमारे गांव में ये तालीम की कोई न मदरसा था और न स्कूल था, तो वहाँ से हमने 6 बच्चों को इधर भेज दिया मनसेरा। ठीक है, तकरीबन 4 माह पहले हमने भेजा था। अच्छा, अब 4 माह पहले आपने इनको भेजा, फिर कभी पता किया कोई कम्युनिकेशन का जरिया है, कोई टेलीफोन, कोई बंदा भेजा कि वहाँ बच्चों के साथ हो क्या रहा है? जी 10 दिन पहले मेरे खुद उससे बात हुई थी याऊस से, और मेरा भाई भी वहाँ मदरसा में गया था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था 10 दिन पहले। अच्छा, उसके बाद जब मैंने कारी को कॉल किया कि भाई 1-2 लड़के और हैं उनको भेज देता हूँ, तो उसने कहा, जो सैफ रहमान है, कारी सैफ रहमान, उसने कहा मेरा दादा बीमार है, मैं कम्प्लेक्स में हूँ, तो ऊपर शमसुद्दीन कारी है। तो उसके बाद मेरे बात नहीं हुई है। जब बच्चा मिलने के बाद बच्चा को देखा और उससे पहले बात नहीं हुई। अच्छा, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अपने आपके तो बहुत सारे, मतलब कोहिस्तान में और ख़ुसूसन पालस में हम देखते हैं कि आपके बच्चे जो हैं मुजफ्फराबाद में भी और इधर उधर बहुत सारे मदरसों में पढ़ते हैं, तो आप लोगों का अपने बच्चों के साथ, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन का ज़रिया क्या होता है और कितने कितने अरसे बाद आप उनसे मिलते हैं?
हम उनसे कम टाइम में मिलते हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ, इन बच्चों के साथ न मिलने की सूरत ये है कि हमारा एक भाई इधर खुद मदरसा पढ़ता है मुजफ्फराबाद में, तो वो मिलता जा रहा था। हम दूर है ना, वहाँ से हम नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम नहीं मिले हैं। और वो जो दूसरे बच्चे हैं उनकी उम्रें क्या है? याऊस तो 8 साल का हो गया ना, लगभग 8 साल का, तो बाकी बच्चों की उम्रें कितनी है? बाकी बच्चों की उम्र बस यही 8, 9, 10 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल तक। असल में शमसुद्दीन जो तालिब इल्म बच्चा है, उनकी नाम की मुमासलत की बिना पर वो ये फ़ायदा उठा रहे हैं, सब सारा मलबा जो क्या करता उन पर डाल रहे हैं। इस पर हमें अफसोस है और JIT तश्कील दी है। पहले तो उन पर पुलिस पर भी प्रेशर था और मुख्तलिफ ज़राए से ये भी बताया गया है कि मुलजिम मशरूत तरीके से उनको पेश किया गया। अभी शर्त क्या है ये हमें बताया जाए। ये हमारा एक मसला नहीं है, ये मसले पूरे हमारे मुल्क का मसला है और पूरी दुनिया का मसला है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस ऐसे जो दरिंदगी की जो सफाकियत हुई है इस मसले में, तो इसका कानून नहीं है तो कानून बनाया जाए। हमारा मुतालबा यही है और इंसाफ दिलाया जाए। नहीं, कानून तो है, कानून है तो सजा भी है, सज़ा भी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुलजिम जो है असल हक़ाइक़ सामने लाकर मुलजिम को सज़ा देनी चाहिए। हमारा मुतालबा यही है बस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनाब वज़ीर आज़म से मैं अपील करता हूँ, दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि वह हमारी बात बिल्कुल कोई भी नहीं सुन रहा है, सिर्फ एक तमाशा बनाए। आप ख़ुद नोटिस ले और इस वाक़यात के हक़ाइक़ को सामने रखकर और अपनी मौजूदगी में एक कमेटी तश्कील दे और इस वाक़े के असल हक़ाइक़ तक पहुँच कर मुलजमान को केफर और मुलजिम या मुलजमान को केफर किरदार तक पहुँच जाइए। बात है वो सारे हमने आपके सामने रखे। आज के इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था। हम मानसेरा भी गए, हम अब एबटाबाद में खड़े हुए हैं मेडिकल कम्प्लेक्स में। उस बच्चे को भी मैंने देखा और उस बच्चे को जो मैंने देखा है, एक माँ होने के नाते मेरा ख्याल में मेरे लिए इजहार बहुत मुश्किल है कि उस बच्चे की हालत क्या थी। और किसी भी माँ के लिए या किसी भी वालिदैन के लिए ये बड़ा मुश्किल है और मैं ख़ुद आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने उस बच्चे को किस हालत में देखा है। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।